नमस्कार दोस्तों, जोहार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मेकर ऑफ मॉडर्न टीचर पर। तो कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग अपने झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के पेपर 2 में पूछे जाने वाले संस्कृत भाषा के विषय को आगे बढ़ा रहे हैं। अब तक हमने जान लिया है कि माहेश्वर सूत्र क्या है। उसको मैं एक बार आपको रिवाइज कर दे रहा हूँ। इसके बाद हम लोग इसके आगे आज पढ़ेंगे वर्णों के उच्चारण स्थान को। चूंकि यह सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कहा जा सकता है, क्योंकि इससे जो है सीटेट हो, जेटेट हो, छत्तीसगढ़ टेट हो या फिर किसी अन्य राज्य के टेट की परीक्षा हो या शिक्षा संबंधी कोई परीक्षा हो, तो उसमें संस्कृत भाषा से संबंधित विषय के लिए ये प्रश्न एकदम अनिवार्य रहेगा, वर्णों का उच्चारण स्थान। पहले हम लोग रिवाइज कर ले रहे हैं। हमने पढ़ा महर्षि पाणिनि की रचित एक पुस्तक है जो सबसे पहला व्याकरण का पुस्तक है, उसका नाम है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के ऊपर एक टीका लिखी गई है महाभाष्य नाम से, महर्षि पतंजलि के द्वारा। तो माहेश्वर सूत्र का वर्णन इसी पाठ्य पुस्तक में है, इसी पुस्तक में है। एक श्लोक मैंने कहा था, नृत्तावसाने नटराज राजो नन्नाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु काम सनकादि सिद्धान एतद्विमर्शे शिव सूत्र जालम। तो इस सूत्र को माहेश्वर सूत्र कहने का एक और उद्देश्य है कि यह भगवान शिव के द्वारा रचित हुई थी। तो अब इस माहेश्वर सूत्र को एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करवा दे रहा हूं। इसमें कुल 14 सूत्र होते हैं। अ ई उ ऋ लि क ए ओ अंग ऐ औ च ह य व र ट ल ण य म अंग ण ण न म झ भ ङ घ ढ ध श ज ब ग ड़ द श ख फ छ ठ थ च ट त व क प य श श श र ह ल। कुल मिलाकर के ये जो 14 सूत्र हैं, इन सूत्रों से कुछ प्रत्याहार निर्मित किए गए हैं। प्रत्याहार क्या होता है? जो पहले वर्ण और अंतिम वर्ण को मिलाकर के बनाया जाता है। जैसे अ से ण तक अण प्रत्याहार, और यहाँ री से क तक, तो यहाँ से अ से क तक मिलाकर के अक प्रत्याहार। यहाँ 3 प्रत्याहार और बनेगा, अक प्रत्याहार, इक प्रत्याहार, उक प्रत्याहार। तो इस प्रकार से यहाँ कुल 3 प्रत्याहार, 4 प्रत्याहार बन जाएंगे। तो अब देखें, तो इसमें कुल मिलाकर के अगर पूछा जाए, अक प्रत्याहार के अंतर्गत हर्ष स्वर वर्ण आते हैं, अ ई उ री री। इसमें 5 हर्ष स्वर वर्ण है। इसके अलावे ए ओ अंग की बात करते हैं तो एंग, एच प्रत्याहार, इनमें मिलाकर के एच प्रत्याहार बनता है जो दीर्घ स्वर वर्णों से संबंधित है। और इसमें 4 दीर्घ स्वर वर्ण आते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अगर पूछा जाए आपको कि स्वर वर्णों से संबंधित कौन सा प्रत्याहार है, तो यहां बात आती है अच प्रत्याहार की। स्वर वर्णों से संबंधित कौन सा प्रत्याहार है? अच प्रत्याहार है। और व्यंजन वर्णों में कई प्रत्याहार निकलेंगे अंदर से, बीच बीच में जितने भी मिलाते जाएंगे उतने प्रत्याहार बनते जाएंगे। कुल कितने प्रत्याहार हैं स्वर वर्णों से संबंधित? तो 9 प्रत्याहार हैं। ठीक है ना? इसी आधार पे हम कह भी देते हैं कि 9 स्वर वर्ण हुए। अब 33 प्रत्याहार है व्यंजन वर्णों से संबंधित, इसीलिए इसे हम हल प्रत्याहार करके गिनते हैं। ठीक है ना? हल प्रत्याहार, हल प्रत्याहार जो है वो आपको व्यंजन वर्णों से संबंधित है। अब इसको जानने के बाद आपको प्रत्याहार के अंतिम वर्ण क्यों होते हैं, माने कि सूत्रों के अंतिम वर्ण क्यों है? जब इन्हें गिनती नहीं किया जाएगा, अंतिम वर्णों की गिनती नहीं होती है, किसी भी अंतिम वर्ण की गिनती नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। तो अंतिम वर्णों की गिनती क्यों नहीं की जा रही है? तो उसको लगाने का उद्देश्य क्या है? लगाने का उद्देश्य यह है प्रत्याहार का निर्माण करना। ठीक है ना? कुल 42 प्रत्याहार है। कुल कितने प्रत्याहार है यहाँ पर? 42 प्रत्याहार है। संस्कृत में कुल कितने वर्ण हैं? 42 वर्ण हैं। माहेश्वरी सूत्र के अनुसार, माहेश्वरी सूत्र के अनुसार, सिद्धांत कौमुदी के अनुसार नहीं कह रहा है, सिद्धांत कौमुदी के अनुसार इन वर्णों की संख्या बदल जाती है। अब सिद्धांत कौमुदी देख लीजिए। सिद्धांत कौमुदी बोलता है, सिद्धांत कौमुदी के अनुसार कहा जाता है कि स्वर वर्णों की संख्या 13 है
और व्यंजन वर्णों की संख्या 35 है। ठीक है ना, 13 और 35। तो अब हम इसे समझते हैं, इसके आधार पे हम वर्णों के उच्चारण स्थान को जानेंगे। यहां तक आपने जान लिया, ठीक है। सबसे पहले जानते हैं वर्ण। वर्ण, वर्ण क्या है? वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी इकाई है, यानी ध्वनि जो हम बोलते हैं उसकी सबसे छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक है ना, सिंपल परिभाषा है। ये परिभाषा तो सबको याद रखेंगे कि भाषा या ध्वनि की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, ये वर्ण कहलाता है। वर्णों को संस्कृत में हम दो भागों में बांट करके पढ़ते हैं। कौन कौन? वर्णों को दो भागों में बांट करके पढ़ते हैं। एक है स्वर वर्ण और एक है व्यंजन वर्ण। अब अगर आपके सामने हम स्वर वर्ण बताने जा रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा। अ, आ, ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ, री, बड़ा री, री, ए, ओ, औ। ध्यान दीजिएगा, इनमें से किसे किसे आपने माहेश्वर सूत्र में नहीं देखा था? इनमें से आपने आ को नहीं देखा था। ठीक है, इनमें से आपने आ को नहीं देखा था और बड़ी ई को नहीं देखा था, बड़ा उ को नहीं देखा था और बड़ा री को नहीं देखा था। इतने चार वर्णों को आपने माहेश्वर सूत्र में नहीं देखा था। इन चार वर्णों की संख्या जुड़ने के बाद स्वरों की कुल संख्या हो जाती है 13। माहेश्वर सूत्र में कितने हैं? 9। लेकिन वास्तविक में संस्कृत में वर्णों की कुल संख्या कितनी है, स्वर वर्णों की पूछी जाए तो 43। अब व्यंजन की बात करें, क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इन्हें हम क्या कहते हैं? ये कु, कु मतलब क वर्ग, ऐसे लिखेंगे, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ठीक, इसे संस्कृत में पढ़ा जाता है कु, चू, टू, तू, पू। ठीक है, कुल संख्या गिनी जाए तो 5 5 5 5 5, कुल कितने हैं? 25 है। इन्हें कहा जाता है स्पर्श व्यंजन।
स्पर्श व्यंजन। ठीक है, स्पर्श व्यंजन के बाद बात की जाती है य, र, ल, व। ठीक है, हाँ, य, र, ल, व। ठीक है, इन य, र, ल, व को हम पढ़ते हैं अंतस्थ। क्या पढ़ते हैं? अंतस्थ। और उसके बाद अंत में होता है श, 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 ह। इन्हें पढ़ते हैं ऊष्म। व्यंजनों में कुल 3 प्रकार हो जाते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अगर आपको इसके उच्चारण स्थानों को याद करना है तो एक शॉर्ट ट्रिक है, बहुत आसानी से आप याद कर सकते हैं। के, टी, एम, डी, ओ। ठीक है, देखिए के टी एम डी ओ। अगर ध्यान से देखेंगे तो इसे आप पढ़ सकते हैं के से कंठ, टी से तालु, एम से मूर्धा, डी से दंत, ओ से ओष्ठ। ठीक है, KTM 2। आप इस शॉर्टकट ट्रिक से आराम से सारे व्यंजन वर्णों के उच्चारण स्थान को याद कर लेते हैं। KTM 2, अगर इसको याद करना है तो बस एक लाइन के लिए घसका लिए, य, र, ल, व। हो गया आपका। ठीक है ना, अब जो है आपका उच्चारण स्थान क्लियर हो गया। KTM 2, KTM 2 जो है कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। ठीक है, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। के से कंठ, टी से तालु, एम से मूर्धा, डी से दंत, ओ से ओष्ठ। इस आधार पे आप व्यंजन वर्णों के उच्चारण स्थानों को याद कर पाते हैं। अगर हम बात करें स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्णों की कुल संख्या कितनी हो गई? अब यहाँ गिनती करते हैं तो आप 5, 4, 9, यानी कि 5 × 5 = 25, 25 और 8 = 33। अब याद रखिए 2 और वर्ण है, अंग और अह। ठीक है ना, इन दोनों की संख्या को जोड़ देने के बाद व्यंजन की कुल संख्या हो जाती है 35। व्यंजन की कुल संख्या कितनी हो जाती है? 35। स्वर वर्ण 13, व्यंजन वर्ण 35। तो संस्कृत के कुल वर्ण कितने हो गए? 33, 13 और 35 यानी कि 48। 48 वर्ण होते हैं संस्कृत भाषा में। तो इसे जो आपने देखा अभी, संस्कृत के स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। ठीक है, अगर हम व्यंजन की बात करें, इनके उच्चारण में
स्वरों की सहायता ली जाती है। स्वर जो होते हैं वो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, जैसे अ बोले, अ बोले, ई बोले, उ बोले, री बोले, कुछ भी बोले। व्यंजन क्या है? व्यंजन जो है आपको स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे जैसे कि बात करें तो अगर हम क बोल रहे हैं तो यह क अकेले नहीं है, अगर अकेले रहा ना तो ऐसे रहेगा आधा क, इसमें अ जुड़ा हुआ है तब मिल करके ये बना है क, ठीक है ना। तो स्वर वर्णों की सहायता से व्यंजन वर्ण बोले जाते हैं। स्वर वर्णों के प्रकार की बात कर ले, ये हमने व्यंजन के प्रकारों को तो देख लिया, व्यंजन के प्रकारों को तो देख लिया। स्वर वर्णों के प्रकारों की बात करें तो स्वरों के प्रकार 3 भाग में है, हर्ष, दीर्घ, प्लुत। हर्ष, दीर्घ, प्लुत। प्लुत मतलब जिनके उच्चारण में 3 मात्रा लगे। हर्ष की मात्रा 1 मात्रा है, दीर्घ है 2 मात्रा और प्लुत है 3 मात्रा। ध्यान दीजिएगा, हर्ष के उच्चारण में 1 मात्रा लगता है, जैसे अ हो गया, ई हो गया, उ हो गया, ये सब हर्ष हैं जिनमें केवल एक उच्चारण में निकल जाता है। दीर्घ को 2 मात्रा क्यों बोले? क्योंकि जैसे आप उदाहरण लीजिएगा आ, तो इसमें अ जोड़ अ, इसीलिए बनता है ये दीर्घ, उच्चारण में 2 मात्राएं लगती हैं, ठीक है ना। इनमें से अधिकतर जो उच्चारण होते हैं वो अंदर से आते हैं। तो हमने देखा यहाँ पर कि स्वर और व्यंजन इसमें मूल रूप से जो पूछे जाते हैं कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। अब इनमें से कुछ कुछ वर्ण ऐसे, अब देखिए, हाँ सबसे पहले जान लीजिए, ये जो है अंग, इय, ण, न, म, इसे नासिका वर्ण भी कहते हैं, यानी कि इसका उच्चारण नाक से किया जाता है, नासिका से किया जाता है। क वर्ग पूरा कंठ से किया जाएगा, च वर्ग पूरा तालु से किया जाएगा, ट वर्ग पूरा मूर्धा से किया जाएगा, त वर्ग पूरा दंत से किया जाएगा, प वर्ग पूरा ओष्ठ से किया जाएगा। अब अगर हम अंतस्थ वर्णों की बात करें तो यर, ल, व, ये तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, और श, 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 ह, ये यहाँ पर। अब इस प्रकार से हमने देखा आपको स्वर वर्ण और व्यंजन वर्णों के बारे में। इसमें कुछ उच्चारण संबंधी और महत्वपूर्ण बातें हैं, सो उसको बता देता हूं। स्वर वर्णों में आते हैं ए, ऐ। देखिए ए और ऐ जो है इनको कंठ तालु से कहा जाता है, कंठ प्लस तालु, ठीक, कंठ प्लस तालु। दूसरा है ओ, औ, कंठ प्लस ओष्ठ। व को दंतोष्ठ, दंतोष्ठ कहा जाता है। व का उच्चारण दंतोष्ठ माना गया है। और इसके बाद आपको, हाँ, क और ख जो है ना, क और ख को जिह्वा मूलीय, ये जीभ से एकदम अंदर से कंठ से आवाज आते समय जीभ से टच करता है, इसीलिए इसे
जिह्वा मूलीय वर्ण भी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन में अगर रहे क किस जगह है, जिह्वा मूल्य न रह के कंठ रहे तो आप कंठ लगा सकते हैं, और नहीं तो क ख को जिह्वा मूल्य कहा जाता है। कंठ प्लस तालु से ये सारे हैं, कंठ प्लस ओष्ठ से ये हैं, नासिका वर्ण ये हैं, ये दोनों भी नासिका वर्ण है। अह, ये आपको अंदर से निकलता है, ये नासिका नहीं है, ये नासिका है। कंप्लीट हो गए। जहां तक कि आपके परीक्षा से उद्देश्य से हम अगर देख रहे हैं, सिलेबस में नोट्स तो बहुत बड़ा है, लेकिन अगर परीक्षा के उद्देश्य से अगर कहा जाए तो परीक्षा में जो मूल रूप से पूछे जाने वाले प्रश्न है वर्णों के उच्चारण स्थान। ये क्या है? उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान से संबंधित आज की हमारी कक्षा यही समाप्त होती है। तो उच्चारण स्थान से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे वो सब इसी में से बनेंगे, कि दंतोष्ठ से कौन सा वर्ण है, तो वह है। जिह्वा मूल्य कौन है? क और ख है। नासिका कौन है? अंग है। और ये सब है। ये कंठ बोल सकते हैं, कंठ से निकल रहा है, कंठ प्लस हृदय। ठीक है, तो कुल मिलाकर के कंठ प्लस तालु ये है, कंठ प्लस ओष्ठ ये है, सब कंठ से है। ल तो इधर चला आया, देखिए ल यहाँ पर द है, तो ये कहा दंत प्लस मूर्धा कहा जा सकता है। लिरी दंत प्लस मूर्धा से है। लिरी को वर्णों के उच्चारण स्थान से संबंधित प्रश्न हमेशा आने की संभावना बनी रहती है। जहां तक हो सके आप इसको एक दो बार रिवीजन करने का प्रयास करें, इतना में आपको कंप्लीट हो जाएगा एग्जाम के लिए। चलिए, इसकी अगली कक्षा में हम लोग फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।